रूपांतरण, निष्पादन, व्याकरण। ब्लूमफील्ड के भाषा नामक ग्रंथ के प्रवर्तन से संरचनात्मक भाषा विज्ञान की प्रतिष्ठा हुई, जो भाषा के प्रत्यक्षतः देखे गए मौखिक रूप के आधार पर भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और वर्णन पर बल देता है। चॉम्स्की व्यवहारवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए मनोवादी उपागम पर बल देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भाषा जन्मजात प्रवृत्ति है, मन और विचार से उसका गहरा संबंध है। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा मनुष्य धरती पर आकर धीरे धीरे यह लिख और सुनकर सीखता है और उसमें जन्मजात जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन चॉम्स्की भी यही मानते हैं, लेकिन सीखने की क्षमता को वह जन्मजात मानते हैं। इसकी प्रस्तावना है। चॉम्स्की रूपांतरण, निरूपण, व्याकरण के प्रवक्ता हैं। वे भाषा प्रवर्तक हैं। वे भाषा को आदत नहीं मानते, क्योंकि भाषा सिर्फ आदत होती तो तोता हमारी तरह बोलता। भाषा के व्यवहार की क्षमता केवल मनुष्यों में है। आदि प्राणी मात्र ध्वनि संकेतों से संप्रेषण करते हैं। मनुष्य भाषा को नियमबद्ध व्यवहार के रूप में अर्जित करता है और नियमों के आधार पर वाक्य बनाकर बोलता है। शिशु समाज में भाषा सुनते हैं, उसकी रचना का मन में विश्लेषण करते हैं और उन नियमों को मन में आत्मसात करते हैं। इस तरह भाषा की दक्षता जन्मजात नहीं है, हमें भाषा को समाज में अर्जित करना होता है। लेकिन भाषा को अर्जित करने की प्रवृत्ति जन्मजात है, मनुष्य मात्र की विशेषता है। पोलैंड मूल के अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। चॉम्स्की पोलैंड मूल के अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। वे संरचनात्मकता अध्ययन से विमुख होते गए। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा आदि से परिचित होने के कारण उन्होंने पाया कि संरचनात्मक विश्लेषण केवल वाक्य संरचनाओं में प्राप्त सतही समता को पकड़ पाता है, लेकिन समान दिखने वाले लेकिन आंतरिक रूप से भिन्न संदिग्ध वाक्यों की व्याख्या नहीं कर पाता। जैसे मोहन सोहन को मूर्ख लगता है, मोहन सोहन को मूर्ख समझता है। उनके अनुसार मोहन मूर्ख है, सोहन मूर्ख है। दोनों एक जैसा है, लेकिन फिर इधर अंतर है। उनके अनुसार हम मन में निहित अपने अभिष्ट अर्थ के संदर्भ में ही इन वाक्यों में अंतर कर सकते हैं, ऊपरी संरचना के आधार पर नहीं। इसके लिए हमको मन का आधार लेना पड़ेगा। ब्लूमफील्ड व्यवहारवादी हैं तो चॉम्स्की मनोवादी। वे भाषा की आदत और अर्थ से पृथक विश्लेषण के विरोधी हैं। वे भाषा का अस्तित्व वक्ता के मस्तिष्क में मानते हैं। उनका व्याकरणिक सिद्धांत रूपांतरण और निस्पंदनात्मक व्याकरण कहलाता है। उनका व्याकरण ब्लूमफील्ड की लगभग सारी मान्यताओं का खंडन करता है और भाषा के विश्लेषण, अर्जन आदि के संदर्भ में भाषा की नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। भाषा की आदत या व्यवहार द्वारा अर्जन के विरोध में चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता पर अधिक बल देते हैं। यह सृजनात्मकता मात्र निरीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। सृजनात्मकता मन की क्षमता है, जो किन्हीं नियमों के अंतर्गत अब तक न सुनी गई रचनाओं को भी पहचानता है और नए नए वाक्यों का उत्पादन करता है। कुछ बहुप्रचलित उक्तियों को छोड़कर हम हमेशा हर बार अपने ढंग से नए वाक्य की रचना करते हैं, भाषा और की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा पहले गलम चाय बोलता है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे नए नए वाक्यों को अपनी सृजनशीलता के जरिए उत्पादन करता है और सीखता है। फिर बोलता है गर्म चाय, और इसी तरह वो आगे भी नए वाक्यों का उत्पादन करना शुरू कर देता है। उदाहरण वह धीरे धीरे नए वाक्यों का अपनी सृजनशीलता के जरिए उत्पादन करता है। भाषा और व्याकरण की संकल्पना। चॉम्स्की और उनके संप्रदाय के विद्वानों का कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है, जो सिर्फ मानवों की विशेषता या मानव के विकसित मस्तिष्क के कारण है। अतः किसी
अतः किसी और प्राणी में भाषा की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। बच्चा पैदा होने के बाद ही भाषा द्वारा संप्रेषण और सीखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। संसार में कोई मानव समाज नहीं जो भाषा का प्रयोग न करता हो। संसार में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो भाषा का व्यवहार न करता हो। इस तरह भाषा व्यवहार तथा भाषा सीखने की प्रवृत्ति सार्वभौम है। इन सार्वभौम तत्वों के कारण भाषा के विश्लेषण की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित की जा सकती है, जो वास्तव में भाषा की रचना को नहीं बल्कि भाषा बोलने की मानव की क्षमता तथा सृजनात्मक शक्ति को उद्घाटित करे। चूँकि ब्लूमफील्ड भाषा को एक भाषा के समुदाय के व्यवहार की वस्तु मानते हैं, उनके सिद्धांत में कहीं भाषा के पीछे की मानसिक क्षमता का स्थान नहीं है, न ही इस कारण भाषाओं के सार्वभौम तत्वों का। ब्लूमफील्ड के अनुसार हर भाषा की व्यवस्था अपने में पूर्ण है। ब्लूमफील्ड का भाषा विज्ञान कई भाषाओं की व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर निर्मित है। भाषाओं में जितने वाक्य प्रकार मिलते हैं वे उनके व्याकरण का कलेवर बनते हैं। वह प्रदत्त पर आधारित है, जबकि चॉम्स्की का सिद्धांत प्रदत्त पर आधारित नहीं, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। इसी संदर्भ में चॉम्स्की व्याकरणिकता और ग्राह्यता की चर्चा करते हैं। यह वाक्य व्याकरणिक है लेकिन आग्रह है। इसका निर्णय भाषाभाषी अपनी भाषा की जन्मजात क्षमता के आधार पर करता है। चॉम्स्की का अध्ययन का आधार वे संगठित वाक्य हैं जो व्याकरणिक भी हों और ग्राह्य भी हो। ऐसे वाक्य का निर्णय व्यक्ति किस आधार पर और किस तरह से करता है। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा आदतों का समुदाय है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है और चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय जिनसे व्यक्ति भाषा के असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है। इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं, नियमबद्ध व्यवहार है। ये नियम वक्ता तक कैसे पहुँचते हैं? व्याकरण ग्रंथों से नहीं। व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है, भाषा का मन में विश्लेषण करता है और भाषा के नियमों को आत्मसात करता है। इन्हीं मन में अंकित नियमों के आधार पर वह भाषा के सही और ग्राह्य वाक्यों का उत्पादन करता है और पहचानता है। चॉम्स्की इन अंकित नियमों को आंतरिक व्याकरण कहते हैं। इस आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता, न उद्घाटित कर सकता है। वह भाषा के प्रयोग में मात्र इनका उपयोग करता। आंतरिक व्याकरण से भाषा के वाक्यों में उत्पादन की शक्ति ही व्यक्ति की उत्पादक या निष्पादक क्षमता है। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है इन आंतरिक नियमों को व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय के रूप में दिखाना, जिससे हम व्याकरण के सहारे या संगणक आदि मशीनों के प्रयोग से सही तथा ग्राह्य वाक्यों का निष्पादन कर सके। इस कारण चॉम्स्की का व्याकरणिक संप्रदाय निष्पादन व्याकरण या निष्पादन मॉडल कहा जाता है। अगर हम ब्लूमफील्ड के संप्रदाय के अनुसार प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में भाषा को माने तो भाषा के अनंत वाक्यों की रचना के विश्लेषण का हमारे पास आधार नहीं है। नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा को देखने के कारण ही हम व्यक्ति की इस सृजनात्मक शक्ति का स्पष्टीकरण दे पाते। इस दृष्टि से सृजनात्मक तथा निष्पादन क्षमता दोनों शब्द समान अर्थ देते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि सृजनात्मक शक्ति मन या मस्तिष्क का गुणधर्म है। निष्पादन क्षमता व्यक्ति में तो है ही, नियमों के स्पष्ट विवरण के साथ यह क्षमता व्याकरण में भी आ जाती है। चॉम्स्की भाषा विज्ञान के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांत को हम व्याकरणों की खोज के लिए यांत्रिक ढंग से प्रविधि देने वाले अध्ययन नहीं मानना चाहिए। ब्लूमफील्ड आदि की व्याकरणों में भाषा विश्लेषण का यह यांत्रिक उपगम दिखाई पड़ता है। व्याकरण का क्या होना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने पर्याप्त का सिद्धांत
पर्याप्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वर्णन की पर्याप्तता। व्याकरण न सिर्फ प्रयोगों का औचित्य स्पष्ट करे बल्कि वक्ता के आंतरिक व्याकरण या भाषा बोलने की क्षमता का भी वर्णन कर सके। यह गुण पूर्ववर्ती व्याकरणों में नहीं, यह पर्याप्तता चॉम्स्की के मॉडल में है। यह व्याकरण न सिर्फ भाषा की रचना की विशेषताएं स्पष्ट करता है बल्कि इससे भाषा बोलने वालों के मन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश पड़ता है। चॉम्स्की संप्रदाय के कारण भाषा अर्जन, भाषा दोषों का विश्लेषण आदि विषयों क्षेत्रों में भी नए युग का सूत्रपात हुआ। पहले माना जाता था कि व्यक्ति आदत के रूप में व्यवहार द्वारा भाषा सीखता। इस संप्रदाय ने बच्चों के भाषा अर्जन के संदर्भ में सिद्ध कर दिया कि बच्चे नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा सीखते हैं। हर बच्चे का भाषा सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। बाद में दो शब्दों जैसे पहले एक शब्द, बाद में दो शब्दों के कुछ वाक्य प्रकार आदि। यह क्रम सार्वभौम भी होता है। 6 साल तक सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में दक्ष हो जाते हैं। भाषा के अर्जन और व्यवहार में जैविक और मानसिक आधार इस संप्रदाय का प्रमुख अभिलक्षण है। तीसरी है विश्लेषण की पर्याप्तता। यह मान सकते हैं कि कोई भी व्याकरण सार्वभौम भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार खराब ही होना चाहिए। चॉम्स्की खुद मानते हैं कि ऐसा व्याकरण अभी निर्मित होना संभव नहीं है। भाषा की सही गलत आदि के निर्णय में आत्मसात किए हुए नियम काम करते हैं। इसी को हम व्यक्ति का अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। यह ज्ञान वाचकीय यह अमूर्त वस्तु नहीं है, यह एक निश्चित जानकारी है। यह भाषा की रचना की जानकारी। चॉम्स्की इसे दक्षता का नाम देते हैं। इसी तरह भाषा के व्यवहार्य और ग्राह्य होने का ज्ञान व्यवहार है। वाक्य की रचना दक्षता का क्षेत्र है, उक्तियों का अध्ययन व्यवहार का। चॉम्स्की के अनुसार भाषा का वह आदर्श वक्ता श्रोता है जो भाषा को अच्छे ढंग से जानता हो। उसका भाषा का ज्ञान ही उसकी भाषिक दक्षता है। भाषा वैज्ञानिक का काम है व्यवहार में व्यक्त भाषिक सामग्री से न वास्तविक भाषा दक्षता के अंतर्निहित नियमों की व्यवस्था को ढूंढ निकालना। वास्तविक प्रत्यक्ष व्यवहार में से भाषा व्यवस्था नामक मानसिक सत्य का अन्वेषण करना। यह सहज ही देखा जा सकता है कि ब्लूमफील्ड सिर्फ प्रत्यक्ष व्यवहार को ही महत्व देते। चॉम्स्की प्रत्यक्ष व्यवहार को मात्र भाषिक दक्षता से उत्पन्न व्यापार मानते हैं। सवाल उठता है कि क्या हम वास्तविक प्रत्यक्ष व्यापार को ही सिद्धांत के आधार वस्तु नहीं मान सकते। हमने दो तरह के कारक निश्चित किए हैं, व्याकरणिकता और ग्राह्यता। व्याकरणिकता दक्षता की विशेषता है, जब हम ग्राह्यता व्यवहार की कभी कभी अव्याकरणिक वाक्य भी व्यवहार पे ग्राह्य हो जाता है। जैसे वह लड़का है, हाँ वही जो उस दिन समझ गए ना, जिसको आपने मतलब आपके कार्यालय में भेजा था। कभी कभी व्याकरणिक वाक्य भी आग्रही हो जाते हैं। जैसे राम के भाई के साले के दोस्त के पिताजी के पड़ोसी के लड़के के व्यवहार में धरातल पर हमें इस वाक्य को भिन्न प्रकार से व्यक्त करना होगा। इसका कारण हम भाषा के सिद्धांत में नहीं, मनुष्य की कार्य क्षमता, मानसिक क्षमता में देखेंगे। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार व्यवहार की इन विशेषताओं को जानने के लिए दक्षता का अध्ययन आधार है। अकेले व्यवहार पर आधारित व्याकरण की कल्पना असंगत है। रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के अध्ययन की प्रविधि। चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के दो निश्चित युग हैं। उनका 1957 का मॉडल जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया तथा 1965 का मॉडल जो एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स नामक ग्रंथ में संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहली पुस्तक में उन्होंने इस व्याकरण के 3 प्रकार के नियमों की संकल्पना प्रस्तावित की थी: पदबंध रचना नियम, रूपांतरण नियम, रूप स्वनिमिक नियम। PS रूल, T रूल्स, M रूल्स। पदबंध रचना नियम, वा जो है वा सप प्लस कृप। वा का मतलब वाक्य, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। तो फिर आगे पढ़ते हैं, अर्थात वाक्य को हम संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध के रूप में देखते हैं। अतः इन्हें पुनर्लेखन नियम
भी कहा जाता है। यहाँ हम एक वाक्य के पदबंध रचना नियम देखेंगे। जैसे राम स्कूल गया, तो इसमें वाक्य और संज्ञा जो संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध है। संज्ञा पदबंध संज्ञा और क्रिया का हो गया संज्ञा प्लस क्रिया। तो संज्ञा हो गया राम और स्कूल और क्रिया हो गया गया। इसी वाक्य को हम एक वृक्ष चित्र से भी मतलब दिखा सकते हैं। तो वृक्ष चित्र के रूप में दिखाया गया कि वाक्य में कैसे पहले संज्ञा पदबंध और क्रिया आता है, फिर संज्ञा वाक्य में संज्ञा पदबंध और क्रिया रहता है, और उसके बाद फिर संज्ञा पदबंध में संज्ञा और आपका संज्ञा क्रिया जो रहता है वो दिखाया गया है पूरा। आप देखते हैं कि वाक्य के बाद रचनाओं को दिखाने के लिए नोट्स आते हैं जो रचना के द्योतक चिन्ह हैं। अंतिम श्रृंखला में शब्द आते हैं, अन्य शब्द दे तो हम इस पदबंध रचना नियम से सैकड़ों वाक्य निर्मित कर सकते हैं। राम स्कूल गया, उसी तरह से फिर रहीम बाजार गया, फिर जोसेफ स्टेशन, इसी तरह से हम अपना देख सकते हैं। रूपांतरण नियम, मूल वाक्य जो है रूपांतरण नियम में अच्छा पहले है कि यह पदबंध रचना नियम को जानने के लिए एक सरलतम उदाहरण था, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं। राम के साथ सर्वनाम भी आ सकता है, लेकिन राम वह आदि स्कूल के स्थान पर नहीं आ सकते। क्रिया में दो कठिनाइयां हैं, सीता के साथ गई आएगा, राम साथ में गया जाएगा जाता है आदि विभिन्न क्रिया रूपों में भी दिखाना होगा। रूपांतरण नियम में मूल वाक्य राम काम करता है, तो व्युत्पन्न वाक्य होगा राम से काम किया जाता है। इस प्रकार हम मूल वाक्यों से संबंध कई वाक्यों के गुण रूपांतरण नियमों द्वारा व्युत्पन्न करते हैं। उसके बाद है रूप स्वनिमिक नियम। हमने ऊपर चर्चा की कि गया के साथ साथ जाता है आदि को भी दिखाना पड़ता है। शब्दों के रूपों से संबंधित ये नियम ही रूप स्वनिमिक नियम कहलाते हैं। रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के दो चरण। हम पत्थर ने सोचा, आम ने बच्चा खाया जैसे असंगत वाक्य भी निष्पन्नन कर सकते हैं। इन्हें रोके कैसे? चॉम्स्की ने 1965 की पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स में अर्थ तत्व को आंतरिक संरचना के विश्लेषण के स्थान में देने की बात कही। यहाँ हम दोनों मॉडलों की विशेषता देखेंगे। तो पहले पदबंध रचना नियम जो है उसमें देखते साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार भाषा के वर्णन के 3 तरह के नियम हैं। सबसे पहले पदबंध नियम जो है उसमें अलग अलग फेजेस हैं। उसके तरह इस प्रकार पदबंध नियम से सैकड़ों वाक्यों का निष्पादन होता है, जैसे राम घर गया। इस तरह से रूपांतरण नियम जो है उसमें हम अकेले पदबंध रचना नियमों से भाषा के सभी वाक्यों का निष्पादन नहीं कर सकते, इनकी अपनी सीमाएं हैं। उसके बाद नियमों से एक चिन्ह दो चिन्ह में लिखे जाते हैं, जबकि रूपांतरण नियम में चिन्हों की श्रृंखला दूसरी श्रृंखला में बदली जाती है। जैसे वाक्य रूपांतरण, उसने काम किया, उसके द्वारा काम किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाक्य को। जहाँ जो को पुनः रूपांतरण नियमों से किया जा में बदला जाएगा। रूप स्वनिमिक नियम, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त दोनों नियमों के बाद निष्पन्न रचना को सामान्य वाक्य के उच्चारण के रूप में बदलते हैं। जैसे राम जाता है, राम गया, इस तरह से। फिर है कि एस्पेक्ट्स के आधार नियमों में एक तरफ नियम है और साथ में शब्दावली है। शब्दावली मैंने चाय खाई जैसी गलती रचनाओं के निष्पादन को रोकती। उनका 1965 का प्रदर्श निम्न प्रकार से है। ये पूरा चार्ट आप पढ़ सकते हैं। सामान्य बाह्य रूप, निम्न आंतरिक संरचना। जैसे मोहन सोहन को मूर्ख समझता है। मोहन सोहन को मूर्ख
समझता, मोहन सोहन को मूर्ख लगता है। एक जैसा है लेकिन आंतरिक संरचना में भिन्न है। फिर भिन्न बाह्य रूप, समान आंतरिक संरचना। जैसे हमारा जाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है कि हम जाएं, मतलब दोनों लिखा अलग तरह से गया है लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, आंतरिक स्वरूप एक है। संदेहास्पद रचनाओं को हम आंतरिक संरचना से स्पष्ट रूप कर सकते हैं। रूपांतरण, निस्पंदन, व्याकरण की अद्यतन स्थिति। चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा उन सीमित नियमों का समुच्चय है जिनसे हम अनगिनत वाक्यों का निष्पादन करते हैं, लेकिन अभी तक वे गिने चुने नियम हाथ नहीं लगे हैं। जो थोड़े से नियम बने हैं उनमें भी कई अपवाद सामने आए। एक उदाहरण लीजिए, अंग्रेजी वाक्य में प्रश्न के निर्माण के लिए वाक्य के शुरू में डू डिड का उपयोग करते हैं। कौन वाला प्रश्न बनाने के लिए हु का उपयोग करते हैं। यह हु वाक्य के आरंभ में चला जाता है। जैसे निश्चय अर्थ वाक्य में हु, यू सॉ, प्रश्नार्थ एक्स, मतलब किसी को आपने देखा है। प्रश्नार्थ वाक्य में यू सॉ हु, मतलब तुमने किसे देखा। रूपांतरित वाक्य में हु डिड यू सी। लेकिन ये नियम निम्नलिखित वाक्य पर लागू नहीं होंगे जिनमें दो कर्म पदबंध है। जैसे मूल वाक्य यू सॉ एक्स एंड टॉक टू वाई। संचरित वाक्य में हु डिड यू सॉ एक्स एंड टॉक टू वाई, मतलब टॉक टू होम। ऐसे संदर्भों के निवारण के लिए व्याकरणों ने इन नियमों के नियंत्रण के लिए और नियम बनाए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए चॉम्स्की ने रूपांतरण के नियमों को ही तिलांजलि दे दी और नए ढंग से वाक्य विश्लेषण के संशोधित उपागम का प्रवर्तन किया। चॉम्स्की रूपांतरण निष्पादन नियमों की जगह अपने नए उपागम की घोषणा की। इसके माध्यम नई पुस्तक के माध्यम से करते हैं। उनके सिद्धांत में रूपांतरण नियमों की जगह संचरण के वर्णन का महत्व है। भाषा के दो स्तर हैं। आंतरिक स्तर, जहाँ वाक्य का मूल रूप एक्स बार वाक्य विन्यास के नियमों के अनुसार रूप ले लेता है, लेकिन बाह्य संरचना में कई परिवर्तन आ जाते हैं। मूल रचना ही डिड सी व्हाट यस्टरडे। पहला संरचन डिड ही स्टीवन सी व्हाट यस्टरडे। दूसरा संचरण होगा व्हाट डिड ही स्टीवन सी टी2 यस्टरडे। इस तरह के संचरण नियम कई वाक्यों के रूपांतरणों को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जो सामान्य रूपांतरण नियमों से संभव नहीं है। जैसे I expect that he will go. I expect him to go. He is expected him to go. अब पढ़ेंगे समाज भाषा विज्ञान, भाषा और समाज।